प्रिय विद्यार्थी, हम पढ़ रहे हैं बही खाता अध्याय 1, जिसमें हम अव्यापारिक संस्थाओं का लेखांकन इसे देख रहे हैं। अव्यापारिक संस्थाओं में प्राप्ति भुगतान खाता एवं आयव्यय खाता यहाँ हमें सीखना है। तो प्राप्ति भुगतान खाता हम पहले सीख चुके हैं। प्राप्ति भुगतान खाते के पश्चात अब हम आयव्यय खाता किस तरह बनता है वो हमें सीखना है। तो यहाँ हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में हमें प्राप्ति भुगतान खाता बनाकर दिया हुआ है, साथ में कुछ समायोजनाएं भी हमें दी हुई है। इन समायोजनाओं के आधार पर प्राप्ति भुगतान खाता हमें बनाना है। प्रश्न है कि आयव्यय खाता बनाना है। प्रश्न में अग्रसेन क्लब का प्राप्ति भुगतान खाता 31 दिसंबर 2018 का समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निम्नानुसार है। तो प्राप्ति भुगतान खाता हमें दिया हुआ बनाकर इस प्राप्ति भुगतान खाते की सहायता से अब हमें आयव्यय खाता बनाना है, और इसमें कुछ अतिरिक्त सूचनाएं भी दी हुई है। उन सूचनाओं का भी हमें उपयोग करना है। देखिए, यहाँ है रोकड़ शेष 10,250, वार्षिक चंदा 2017 400 रुपये, 2018 का 40,500 रुपये और 2019 का 600 रुपये। दान प्राप्त हुआ 5,400 रुपये। ड्रामा से आए हमें यहाँ दिया हुआ है 9,500 रुपये, और रद्दी कागज़ की बिक्री से 450 रुपये प्राप्त हुए। इस प्रकार कुल प्राप्तियाँ हमारी जो है 67,100 मतलब 67,100 रुपये हैं। यहाँ हम भुगतान की तरफ देखें तो वेतन 6,000 रुपये का भुगतान किया हमने। इसके पश्चात सामान्य व्यय जनरल एक्सपेंसेस 750 रुपये, ड्रामा व्यय 4,500 रुपये, समाचार पत्र पे 1,500 रुपये खर्च किए, धर्मादा दान में हमने 3,500 रुपये दिए, नगर पालिका कर 400 रुपये हमें दिया हुआ है, विनियोग हमने 40,000 रुपये किए, और बिजली व्यय 1,450 रुपये। और इस प्रकार टोटल लगाकर अंतर की राशि हमने देखी तो हमारे पास रोकड़ का जो शेष बचा है वो 9,000 रुपये अंत में बचा है। टोटल 67,100 प्राप्ति भुगतान खाते का दोनों तरफ का सेम हुआ। अब देखिए, इसके पश्चात हमें नीचे कुछ अतिरिक्त सूचना दी हुई है। वो अतिरिक्त सूचनाओं के आधार पर अब हमें यहाँ बनाना है। तो अतिरिक्त सूचनाओं में देखिए हम क्या दिया हुआ है। निम्न समायोजनाओं के आधार पर क्लब का प्राप्ति भुगतान खाता जो दिया हुआ है उसकी सहायता से हमें आय व्यय खाता तैयार करना है। तो जो आय व्यय खाता हमें बनाना है, उस आय व्यय खाते में निम्न सूचनाओं के आधार पर बनाना है। वो सूचना है, क्लब के 500 सदस्य हैं और प्रत्येक सदस्य 100 रुपये वार्षिक चंदा देता है। दान के 1,000 रुपये अभी अप्राप्त है, मतलब प्राप्त होना बाकी है। उसके पश्चात हमें दिया हुआ है 3rd नंबर पॉइंट पे 1,500 रुपये वेतन अदत्त है। कर में 100 रुपये पूर्वदत्त हैं, मतलब कर के हमने 100 रुपये एडवांस दिए हैं। भवन का मूल्य 50,000 रुपये है, जिस पर 5% वार्षिक की दर से घटौती अपलिखित करना है। विनियोग पर ब्याज के 240 रुपये उपार्जित हैं, यानी ब्याज प्राप्त नहीं हुआ है मगर हम ब्याज प्राप्त कमा चुके हैं। दान की राशि को आयगत मानना है। यहाँ हम कुछ खर्चे आयगत और कुछ पूंजीगत भी मानते हैं। तो आयगत खर्चों को हम प्राप्त आयव्यय खाते में शामिल करते हैं और पूंजीगत खर्चों को आयव्यय खाते में हम शामिल नहीं करते हैं। इसके पश्चात अब हम देखें कि हमें इस सवाल को हमने किस प्रकार हल किया है। तो यहाँ हम इसी सवाल का इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हमने बनाया है। ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बनाया है उसमें हमने इनकम साइड में एनुअल सब्सक्रिप्शन मतलब वार्षिक चंदा हमें जो प्राप्त हुआ है वो हमने लिखा। वार्षिक चंदा जो है 40,500 रुपये। जैसा कि हमें 1st नंबर पॉइंट में दिया होता समायोजन में कि क्लब के 500 सदस्य हैं और प्रत्येक सदस्य 100 रुपये वार्षिक चंदा देता है, इस हिसाब से हमें यहाँ 50,000 रुपये वार्षिक चंदा प्राप्त होना चाहिए था। मगर यहाँ वर्ष 2018 का, जिसके लिए हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं, सिर्फ 40,500 रुपये चंदा हमें प्राप्त हुआ है। तो अंतर की राशि 9,500 रुपये इस वर्ष का चंदा अभी हमें प्राप्त नहीं हुआ है। इसको हमें यहाँ ऐड करना रहेगा। तो 9,500 रुपये चंदा, तो 40,500 रुपये जो हम प्राप्त कर चुके हैं 2018 का वो, और जो प्राप्त नहीं हुआ है 9,500 रुपये, दोनों जोड़कर हमने कुल 50,000 रुपये चंदा यहाँ पर लिखा है। फिर उसके ठीक नीचे डोनेशन दान 5,400 रुपये प्राप्त हो चुका है, मगर समायोजन में हमें दिया था कि दान की राशि में 1,000 रुपये अभी प्राप्त होना शेष है। तो उसको हमने जोड़ दिया है और इस प्रकार दान में 6,400 रुपये डोनेशन के हमने लिखे हैं। फिर ड्रामा से इनकम हमें प्राप्त हुई है 9,500 रुपये। फिर उसके पश्चात है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, पुराने अखबार की बिक्री से 450 रुपये प्राप्त हुए हैं।
और उसके बाद है एक्रूड इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट है, ब्याज अर्जित हो चुका है 240 रुपये मगर प्राप्त नहीं हुआ है। चूँकि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है पूरे एक वर्ष का बनाएंगे, इस वर्ष की इनकम और इस वर्ष के एक्सपेंसेस को हम यहाँ शामिल करते हैं, तो यहाँ पर हमने इनकम में 240 रुपये एक्रूड इंटरेस्ट लिख लिया है। इस प्रकार टोटल हमारा जो यहाँ पर आ रहा है 66,590, मतलब 66,590 रुपये इनकम साइड का टोटल हो रहा है। अब हम देखें एक्सपेंसेस साइड में। एक्सपेंसेस में सबसे पहले हमने लिखा है सैलरी, वेतन 6,000 रुपये हम दे चुके हैं, मगर समायोजन में हमें दिया हुआ था कि 1,500 रुपये वेतन देना अभी शेष है, उसको जोड़ दिया क्योंकि इसी वर्ष का वेतन देना शेष है, इस वर्ष के एक्सपेंसेस में उसको हम शामिल करेंगे। तो टोटल सैलरी हो गई हमारी 7,500 रुपये, सामान्य व्यय के 750 रुपये, ड्रामा एक्सपेंसेस 4,500 रुपये, न्यूज़पेपर के यहाँ हमने जो दिए 1,500 रुपये, डोनेशन दान में 3,500 रुपये हमने दिए, फिर म्यूनिसिपल टैक्स नगर निगम का जो कर था वो 400 रुपये दिए, मगर समायोजन में हमें दिया हुआ था कि 100 रुपये कर पूर्वदत्त थे, मतलब हम अगले साल का जो टैक्स है उसमें उसको इंक्लूड करेंगे, तो इस साल में उसमें माइनस कर देंगे, इसलिए इस कारण हमने लेस प्रीपेड 100 रुपये और इस साल का टैक्स में हमने लिखा 300 रुपये। फिर इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस 1,450 रुपये और डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 50,000 रुपये की बिल्डिंग थी जिस पर 5% के हिसाब से हमने डेप्रिसिएशन लगाया है 2,500 रुपये। इस प्रकार टोटल हमारा जो इनकम थी 66,590 में से अभी तक हमने जितने भी एक्सपेंसेस किए हैं, ये एक्सपेंसेस का टोटल आ रहा 22,000 रुपये। इसको माइनस कर दें तो हमें यहाँ पर एक्सेस ऑफ इनकम का अमाउंट पता चल रहा है जो कि है 44,590 रुपये, 44,590। ये हमारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट से हमें यहाँ पर सरप्लस के रूप में अमाउंट प्राप्त हुआ है, जिसको हम लिखेंगे एक्सेस ऑफ इनकम या सरप्लस, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। इस तरह हम अपना इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे जो रिसीव्ड एंड पेमेंट की सहायता से बनता है। जो समायोजनाएँ थी उन समायोजनाओं को भी ध्यान में रखा जाएगा और उनका एडजस्टमेंट यहाँ किया जाएगा। यहाँ पर आयगत और पूंजीगत भी चीज़ें ध्यान में रखना है हमें। जैसे हमने विनियोग छोड़ दिए क्योंकि विनियोग हमारा इन्वेस्टमेंट है और ये इन्वेस्टमेंट हमारी संपत्ति के रूप में हम लिखते हैं जो बैलेंस शीट में लिखा जाता है। यहाँ कुछ आयगत चीज़ें ही लिखी जाती हैं, इनकम एक्सपेंडिचर में आयगत चीज़ें लिखी जाती है जो हमारे रेगुलर इनकम या रेगुलर एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें हम यहाँ पर लिखते हैं। मगर हमारे जो असेट्स होती हैं, हमने असेट्स परचेज़ की है, इन्वेस्टमेंट परचेज़ किया है या दान के रूप में कोई हमने राशि ऐसी बड़ी राशि प्राप्त की हो जो कि पूंजीगत होती है, तो उसको हम यहाँ पर शामिल नहीं करते हैं, वो सीधे बैलेंस शीट में जाती है। इस तरह हमारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा। इसका आप अभ्यास करें।